है और कंक्लूजन करे। साथियों, अधिवेशन का हमारा दूसरा दिन चल रहा है और दूसरे दिन का ये प्रथम सत्र है डेलीगेट सेशन होने के बाद। इस डेलीगेट सेशन के लिए जो विषय रखा गया है वो विषय है 250 साल से चला आदिवासियों का आज़ादी का आंदोलन विफल क्यों हुआ, एक आत्ममंथन। ये विषय साथियों, हम लोग अपने सभी मूल निवासियों का आज़ादी का आंदोलन चला रहे हैं। आदिवासी भी मूल निवासी ही है और आदिवासियों का आज़ादी का आंदोलन सबसे पहले आदिवासियों के द्वारा प्रारंभ हुआ। 1885 को कांग्रेस के द्वारा ब्राह्मणों के आजादी का आंदोलन शुरू हुआ, जिसे वो भारत के आजादी का आंदोलन कहते हैं। वो ब्राह्मणों के आजादी का आंदोलन था, मगर आदिवासियों के द्वारा जो आजादी का आंदोलन चलाया गया उसका प्रारंभ 1765 से होता है। ये 1765 से जो आंदोलन शुरू हुआ, जिसको चुहार आंदोलन कहा जाता है, और ये बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार, ये जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में सबसे पहले अंग्रेज उसी क्षेत्र में आए, कलकत्ता में। तो स्वाभाविक रूप से उसका प्रतिकार भी उसी क्षेत्र से प्रारंभ हुआ। तो ये 1885 से शुरू हुआ आजादी का आंदोलन, स्वाधीनता का आंदोलन, ये ब्राह्मणों के आजादी का आंदोलन था। 1765 को जो आंदोलन शुरू हुआ, ये मूल निवासियों के आदिवासियों का आजादी का आंदोलन था। और ये जो आदिवासियों का आंदोलन था, ये वास्तव में मूल निवासियों के आजादी का आंदोलन था। हम लोगों को ये इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है, परंतु ये आजादी का आंदोलन अगर ये 1765 को शुरू हुआ तो आज 2006 चल रहा है। 2006 में से 1765 अगर माइनस करो तो ये लगभग 250 साल से चलता हुआ दिखाई देता है। 250 साल से आदिवासियों का आजादी का आंदोलन चल रहा है। ये आजादी का आंदोलन विफल क्यों हुआ, ये आत्ममंथन करने के लिए हमने इस विषय को चर्चा के लिए रखा। अगर हम आत्ममंथन करते हैं तो हमें कारणों का पता चलेगा, और कारणों का पता चलेगा तो भविष्य में जब आंदोलन चलाया जाएगा तो वो कारण हमारे आजादी के आंदोलन में होना नहीं चाहिए। ये खबरदारी भविष्य में हमको लेना होगा।
आदिवासियों की जनसंख्या सारे देश भर में जब संविधान लिखा गया था 7.5% थी। अभी ये लगभग 8.9% है 2001 की जनगणना के अनुसार, यानी लगभग 9%। नाइन परसेंट आदिवासी अगर ऑल इंडिया में इकट्ठा होते हैं, केवल मात्र आदिवासी इकट्ठा होते हैं, 100% तो कभी कोई इकट्ठा नहीं हो सकता। तो केवल मात्र आदिवासी इकट्ठा होने से ये आदिवासियों का आंदोलन चलने वाला नहीं है। अभी तो 17% शेड्यूल कास्ट के लोगों की संख्या है, उनका भी आजादी का आंदोलन आइसोलेशन में वो भी सफल नहीं हो सकता। ओबीसी 3743 जातियों में विभाजित है, और जिसको हम ओबीसी कहते हैं वो 4 सामाजिक समूहों में विभाजित है। एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स, एमबीसी, ओबीसी और धर्म परिवर्तित मूल निवासी, ये 4 मेजर सामाजिक समूह है। 250 साल से चला हुआ आजादी का आदिवासियों का आंदोलन विफल क्यों हुआ, ये इस तथ्य को मान्यता देते हुए विषय रखा गया है कि ये विफल हुआ। इस तथ्य को हम मानकर चल रहे हैं। क्यों मानकर चल रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बातें आप लोगों को बताया जाना जरूरी है। आज हमारे देश भर में मूल निवासियों की जो बहुत भयानक समस्या है, वो पहले नंबर की भूखमरी की समस्या है। भारत के फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में अनाज सड़ रहा है, और दूसरी तरफ भूखमरी से मूल निवासी मर रहे हैं। और ये मूल निवासियों में सबसे भयानक भूखमरी आदिवासियों में है। अगर अगर आजादी का आंदोलन आदिवासियों का सफल हुआ होता तो क्या आदिवासियों में सबसे ज्यादा भूखमरी होती? नहीं होती। अभी अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए संसद में आदिवासियों का जल, जमीन और जंगल पर अधिकार होगा ऐसा कानून पास किया। ऐसा अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एडवोकेट दीपक भाई चौधरी यहां होंगे, तो दीपक भाई चौधरी की राय इस पर मांगी गई थी, बराबर है, राय मांगी गई थी। दीपक भाई चौधरी को, ये हमारे हाईकोर्ट के वकील है, इनको भारत सरकार ने राय मांगी थी। आदिवासियों को कांग्रेस के लोग जल, जमीन, जंगल पर अधिकार दे रहे हैं, ऐसा कानून कांग्रेस ने पास किया, ऐसा अखबार में पढ़ने को मिल रहा है। ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, किया जा रहा है कि कांग्रेस जो है आदिवासियों को अधिकार दे रही है। तो संविधान के 5वीं और 6ठी अनुसूची में आदिवासियों को अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में 26 जनवरी 1950 को अधिकार दिया गया संविधान ने, अपने एरिया में स्वायत्त शासन गठित करने का आदिवासियों को अधिकार होगा। और कोई भी कानून उस एरिया में अगर लागू करना है तो आदिवासियों के सहमति के बगैर लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर आदिवासियों का स्वायत्त शासन गठित करने का अधिकार 26 जनवरी 1950 के संविधान में आदिवासियों को दिया गया है, तो उनको अपना शासन चलाने का अधिकार दिया गया है। तो जल, जमीन और जंगल पर
राज किसका होना चाहिए, अधिकार किसका होना चाहिए, ये अधिकार भी उसी अधिकार में शामिल है। तो कांग्रेस आज 2006 में आदिवासियों को अधिकार जल जमीन जंगल पर दे रही है, साला पाखंड के अलावा क्या है? हमारे लोगों को विश्लेषण करके समझाना होगा भाई। जो अधिकार 26 जनवरी 1950 को, इसका मतलब समझते हो कि 2006 को केंद्र सरकार आदिवासियों को अधिकार दे रही है। अरे तो पहले से दिया हुआ है भाई, नाटक कर रहे हो साले, पाखंड कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? जो पहले से दिया हुआ है उसको बोल रहे दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कुछ नहीं दे रहे हैं। जिन आदिवासियों का जल जमीन जंगल पर अधिकार पहले से था, 50-60 साल से कांग्रेस ने वो जल जमीन जंगल से उनको वहां से भगाने का, विस्थापित करने का कार्यक्रम चलाया। मामला साला कुछ और ही है। पिछले 60 साल में कांग्रेस ने आदिवासियों को जल जमीन और जंगल से भगाने का अभियान चलाया। आज विस्थापित लोगों की जो समस्या है, उसमें सबसे बड़ी समस्या विस्थापितों में आदिवासियों की है। विस्थापित जो हुए हैं अपने जमीन से, अपने जड़ से, अपने भूमि से, अगर कोई देश में विस्थापित हुआ है तो आदिवासी है। और पिछले 60 साल में कांग्रेस ने आदिवासियों को विस्थापित करने का काम किया। जिन्होंने जल जमीन जंगल पर जिनका अधिकार पहले से था, वहां से उनको विस्थापित करने का काम किया और 60 साल विस्थापित करने के बाद वहां से उनको भगा दिया। अगर जिस एरिया में आदिवासी था उस एरिया से आदिवासी को भगा दिया, उसमें आदिवासी ही नहीं है, तो कांग्रेस कह रहा है जल जमीन जंगल पर आपका अधिकार। अरे तो उधर आदिवासी ही नहीं है भाई, वहां से सालों ने 60 साल में भगा दिया। भगाने के बाद कह रहे आपका अधिकार है। अरे वहां तो है ही नहीं, तुमने भगा दिया वहां से। ये विश्लेषण से समझ में आता है कि ये जो नाटक हो रहा है, धोखेबाजी हो रही है, ये नाटक काय के लिए किया जा रहा है? देखो, 2 प्रकार के अधिकार होते हैं। एक फाइनेंशियल अधिकार होते हैं जिसके लिए सरकार को बजट एलोकेट करना पड़ता है, और एक अधिकार नॉन फाइनेंशियल होते हैं। आदिवासियों को जल जमीन जंगल पर अधिकार दिया, ये नॉन फाइनेंशियल अधिकार है। इसके लिए भारत सरकार को एक नया पैसा भी लगाना नहीं है। और फिर भी प्रोपेगेंडा होगा कि सरकार ने आदिवासियों को अधिकार दिया। एक नया पैसा, रुपया तो छोड़ो, 1 रुपए की बात नहीं कह रहा हूं, नया पैसा भी अलोकेट नहीं किया और प्रोपेगेंडा किया कि हमने आदिवासियों को ये दिया, वो दिया, वो दिया। अरे क्या दिया? 2 प्रकार के अधिकार होते हैं, फाइनेंशियल, एक नॉन फाइनेंशियल। अधिकार दिया, ये बिल कानून बनाया, इसमें कोई बजट एलोकेशन का तो मामला है नहीं। ये व्यवस्था का प्रश्न है जो हमारे लोगों को माइक्रो एनालिसिस में एक माइक्रो एनालिसिस होता है। ये मैं जो आपको बता रहा हूं, ये माइक्रो एनालिसिस है। क्योंकि व्यवस्था की समझ अगर नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल राइट कैसे अलग अलग होते हैं। अगर आदिवासियों का आंदोलन सफल हुआ होता तो भूखमरी नहीं होती, आदिवासियों को अपने जड़ और जमीन से विस्थापित करने का काम नहीं होता। यह भी हुआ। आदि विस्थापन की समस्या आदिवासियों की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या आदिवासियों की समस्या है। और विस्थापन से क्या होता है? आदमी अपने जमीन से, अपने जड़ से कट जाता है और दूसरे जगह उसको कोई जमीन मिलती नहीं है
और वो ऐसे ही घूमता रहता है, वो बाउंडेड लेबर में चला जाता है और यहाँ से निकलता है वहाँ जाता है, वहाँ से निकलता है उधर जाता है, उसका कोई रहने का ठिकाना नहीं है। उसके जो बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि वो घूमता रहता है, इसलिए उनके बच्चे के एजुकेशन का भी कोई मामला नहीं है। बहुत ज्यादा भयानक मामला है। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं, ये सारी की सारी बातें हो रही है। अगर ये आंदोलन सफल हो गया होता तो ऐसा नहीं होता, भूखमरी नहीं होती। और अब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। जिन किसानों के पास जमीन है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के आधार पर टेक ओवर की जा रही है। एक तरफ किसानों की जमीन पर कब्जा करने का अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ जल, जमीन और जंगल पर आदिवासियों को अधिकार बहाल करने का कानून बनाया जा रहा है। ये सारा पाखंड नहीं तो और क्या है। ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आता, ये समझाया जाना बहुत जरूरी है। इसलिए साथियों, ये विस्थापित करने का कार्यक्रम पिछले 60 साल में चलाया, फिर विस्थापित किया, उसके भूमि से, उसके जड़ से उनको अलग हटाया और फिर कह रहे हैं, पहले तो कहा कि देखो पहले ही तो खत्म कर दिया आप लोगों ने। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ये प्रमाणित करती है। क्या प्रमाणित करती है? कि आदिवासियों का ये आंदोलन जो है, अगर ये सफल हुआ होता तो इतना भयानक मामला जो आज दिखाई दे रहा है ये नहीं होता। ये प्रमाणित करता है कि ये आंदोलन जो है ये विफल हुआ। आइसोलेशन में आदिवासियों का आंदोलन सारे देश भर में आज भी चल रहा है, और जो आंदोलन चलाने वाले लोग हैं वो लोग अल्पसंख्या में आंदोलन चलाते हैं। आदिवासियों की जो अलग अलग कम्युनिटी है उसके नाम पर आंदोलन चलाते हैं, उसकी संख्या अल्प होती है। उसका नेता कुछ देर तक आंदोलन चलाता है और फिर टिकट मांगने के लिए उन लोगों के पास चला जाता है जिनके खिलाफ में उसने आंदोलन चलाया था। अरे भाई आप बढ़िया बोलते हो, आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते? ये मेरे ख्याल भाटी को कहा, क्या भाटी को कहा? चुनाव जो है, ये चुनाव जो है ये ब्राह्मणों का चक्रव्यूह है। वो भाटी को कह रहा है कि चुनाव क्यों नहीं लड़ते। इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या जानते हो? कि तुम बलि का बकरा क्यों नहीं बनते हो भाई। इन्हें समझना पड़ता है कि वो क्या बोल रहा है, दूसरी भाषा में बोल रहा है। ये चुनाव क्यों नहीं लड़ते, उसका मीनिंग क्या है? तुम बलि का बकरा क्यों नहीं बनते हो भाई। अगर बन जाते तो हमारी समस्या खत्म हो जाती और आपको पता भी नहीं चलता। आप बलि का बकरा बन जाते हो मगर कहोगे एमएलए हो गए, बकली का बकरा बन गए, कहेंगे एमएलए हो गए हैं, एमपी हो गए हैं। हमारे लोगों को पता ही नहीं चलेगा। ये पशुपति नाथ महतो को वो उधर देखता है, हमारा पर्चा सरकार के पास जाता है, कौन कौन लोगों का नाम है। वो जिसका जिसका नाम आता है, अगर उसको एक तो दबाव डालता है, उसको डराता है। जो डरता नहीं है उसको लालच देता है। एक तरीका है डराने का। जो डर गया वो फिर हमारे पास आता नहीं है। जो नहीं डरता है उसको बोलते हैं ये डरता नहीं है, इसको दूसरा हथियार चलाना होगा। तो उसको लालच देता है कि पशुपतिनाथ जी, आपको राष्ट्रपति के हाथों से जो 12 सदस्य होते हैं लोकसभा में, उसमें आपको उधर नॉमिनेट करते हैं, आ जाओ। पशुपतिनाथ को क्यों इधर पशुपतिनाथ का नाम छपा हुआ है। अगर वो उधर चला जाता है एमपी में, मेंबर पार्लियामेंट में, तो वो हमारे कार्यक्रम में आने के बाद भी हम उधर बिठाएंगे, इधर नहीं बिठा सकते। हम इधर नहीं बिठा सकते, वो उधर बैठ सकता है। और जय नारायण निषाद, हमारे अशोका हॉल में दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, तो कैप्टन जय नारायण निषाद मेंबर पार्लियामेंट था, वो आया और एक हमारा कार्यकर्ता था स्टेज पर दौड़ते दौड़ते आया मेरे पास में कि वो मेंबर पार्लियामेंट जय नारायण निषाद आया है।
मैंने कहा काय के लिए दौड़ दौड़ रहे हो? नहीं नहीं, वो खबर देने के लिए। तो अरे भाई तो आ रहा है तो उसको ऐसा करो, वो सामने वाले कुर्सी में बिठाओ। बहुत हमने उनका सुना है, अभी हमारा सुने। बहुत देर से तुम ही लोग सुनाते रहे हो, अभी हमारा भी सुनो। तो वो बैठा, उन्होंने सोचा कभी तो बुलाएंगे 2-3 घंटे में, 2-3 घंटे में परेशान हुआ और चला गया। जाता हूं करके भी नहीं बताया। तो ये मंच जो है ये दूसरे लोगों के लिए है, और वो लड़ाई लड़ने वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए है। तो लड़ाई लड़ने के लिए जो लोगों के नाम यहां आते हैं उनको लालच दिया जाता है, जो डरते नहीं हैं। तो ये लड़ाई का मामला है। तो अलग सारे देश भर में आदिवासियों के आंदोलन आज भी चल रहे हैं, और वो जातियों के आधार पर चल रहे हैं। और वो नेता लोग लास्ट में टिकट मांगने के लिए उनके पास जाते हैं। मैंने कल ही कहा था कि जो टिकट मांगने वाला होता है वो मांगने वाला होता है, और जो मांगने वाला होता है वो भिखारी होता है। जो भिखारी होता है उसको हमारे लोग नेता बोलते हैं। मुझे तो सारा समझ में नहीं आता, जो भिखारी है वो नेता कैसे हो सकता है? जो नेता होता है वो भिखारी नहीं होता, जो भिखारी होता है वो नेता नहीं हो सकता। जो आत्मनिर्भर नहीं है वो आदमी नेतृत्व तो नहीं कर सकता, क्योंकि जो आत्मनिर्भर नहीं है वो स्वावलंबी नहीं है। जो स्वावलंबी नहीं है वो स्वाभिमानी नहीं है। जो स्वाभिमानी नहीं है वो हमारे समाज का नेतृत्व तो नहीं कर सकता। ये फंडामेंटल बातें हैं जो हम लोगों को समझना होगा। तो आदिवासियों का जो आंदोलन है, ये आंदोलन 250 साल से आंदोलन चला है। बड़ी गर्व की बात है कि आदिवासियों का आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ। ये लड़ाई करने वाले लोग हैं। ये आंदोलन विफल हुआ, क्यों विफल हुआ? इसके बहुत सारे कारण हमारे लोगों ने बताए, मगर इसका सबसे बड़ा कारण सेग्रीगेशन है। सेग्रीगेशन क्या है? सेग्रीगेशन है कि एक तो आदिवासियों के स्वभाव में संकोच है कि वो दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। इसके बारे में उनके मन में संकोच है। संकोच क्यों है? जब आपस में अलग अलग लोगों के बीच में संवाद नहीं होता और दीर्घकाल संवाद नहीं होता तो उनके बीच में अविश्वास पैदा होता है, और जब अविश्वास पैदा होता है तो फिर मिलजुल कर लड़ने की बात आदमी के दिमाग में सोचने के लिए नहीं आती है। एक तो आदिवासियों के स्वभाव की तरफ से ये बात आई। दूसरी तरफ हमारा जो दुश्मन है वो दुश्मन बहुत होशियार है। उन्होंने योजना बना करके आदिवासियों को सेग्रीगेट करके रखा हुआ है, और आदिवासियों को सेग्रीगेट करके रखा हुआ है तो इसने भी एक मानसिकता का निर्माण किया। तो आदिवासी केवल अपने लेवल पर अपना आंदोलन चलाना चाहते हैं। ये 100% करना चाहते हैं तो 9% है। 100% कभी इकट्ठा होने वाले नहीं हैं, और अगर इकट्ठा हो भी गए तो सफल होने वाले नहीं हैं। मगर आदिवासियों के जैसे 1100 साढ़े 1100 सोशल ग्रुप्स है। ये जो 1150 सोशल ग्रुप्स है ये अपने जाति के नाम पर संगठन बनाते हैं, तो 1100-1200 ग्रुप बन जाते हैं। तो वो पहले ही संख्या कम है और संख्या कम हो जाती है। जब और संख्या कम हो जाती है तो प्रतिकार का भाव कमजोर पड़ जाता है। जब प्रतिकार का भाव कमजोर पड़ जाता है तो आदमी लड़ने के बजाय समझौता करने का मूड ज्यादा आ जाता है, सौदेबाजी करने का मूड आ जाता है। हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। बामसेफ का जो उसूल है, ध्यान रखो, बामसेफ के कार्यकर्ता को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। हम कॉम्प्रोमाइज के आधार पर लड़ना नहीं चाहते, हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हमारी रणनीति है 6000 जाति को जगाकर जोड़ना। अगर कॉम्प्रोमाइज करने का था तो एक जाति का मामला चला लेते, एक जाति का मामला चला लेते। कॉम्प्रोमाइज किसी भी स्थिति में नहीं करने का। बामसेफ के कार्यकर्ताओं को लोअर लेवल पर भी ये सोचना है, ये ध्यान रखना है, ये कॉम्प्रोमाइज करने का मामला नहीं है। ये किसी को एमएलए एमपी बनाने का मामला नहीं है।
तो किसी ने अफवाह फैलाई कि वामन मेश्राम वो समाजवादी पार्टी में वो चला गया है। तो मैंने उनको कहा कि वो आदमी जिसने यकीन किया कि वामन मेश्राम समाजवादी पार्टी में चला गया, वो क्षेत्रीय पार्टी है उत्तर प्रदेश की, हमारा आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन है, तो एक जिला राष्ट्र में शामिल हो जाएगा या राष्ट्र जो है जिले में शामिल हो जाएगा? साला मैंने कहा वो कहने वाला गधा है और जो सुनने वाला 10 गधा है। वो लोग जो है, वो जो कहने वाला है वो गधा है और सुनने वाला 10 गुना गधा है। अरे एमएलए एमपी क्या होता है भाई? एमएलए एमपी होता क्या है? मेरे को समझ में नहीं आता। हमारे लोगों को साला बड़ा बड़ा लगता है। साला हमारे समाज का जो एमएलए एमपी है तो भिखारी होता है। मैं तो उनको भिखारी कहता हूं। और भिखारी कहता हूं, ये तो सम्मानजनक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। दलाल और बड़वा कहता हूं, ये तो बहुत आगे का मामला है। ये तो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कहा हुआ है, दलाल और बड़वा, ये अंग्रेजी में 3 शब्द प्रयोग किया बाबा साहब आम्बेडकर ने, टूल, स्टूज और एजेंट। तो एजेंट को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में मध्यस्थ, देसी हिंदी में बिचौलिया और गावरान हिंदी में दलाल और भौड़ा। गावरान बोले तो एकदम दलाल और बड़ुआ जो है। तो ये भिखारी शब्द फिर भी मैं सम्मानजनक बोल रहा हूं, मगर उससे आगे वाला जो शब्द है वो दलाल बड़वा, ये तो सुनने वालों को भी अच्छा नहीं लगता। जो होता है उसको तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा। जो होता है उसको तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा। एक बार उधर गुजरात में ऐसे ही कार्यक्रम में मैं बोल रहा था, तो एक मंत्री जो है 10 साल मंत्री रहा हुआ आदमी सामने बैठा था और मैं कह रहा था, वो उसको बड़ा गुस्सा आया। वो उठ करके खड़ा हो गया कि आप बार बार दलाल बड़वा कहते रहते हो, ऐसा क्यों कहते हो? तो मैंने कहा, मान्यवर मैं आपको तो नहीं कह रहा हूं, आप है क्या? तो वो बैठ गया, तुरंत बैठ गया। समझ में आया साला खामखा मैं दलाल इसमें नंबर लगा दिया। वो तो मुझे तो नाम लेकर तो कहा नहीं, मैं खामखा खड़ा होकर अपना नंबर लिखवा दिया। उसको मालूम नहीं है वो किसके साथ में बात कर रहा है साला। अरे हम लोग दलील देने के भी पंडित लोग हैं भाई, तर्क करने के भी पंडित लोग हैं। हमको तर्क करना आता है, दलील देना आता है, प्रसंग को भी जानते हैं, ओकेजन को भी समझते हैं, कौन से परिस्थिति में कौन सी बात करनी है। यही डेली करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। तो आइसोलेशन में लड़ाई लड़ने वाले जो लोग हैं, चाहे शेड्यूल ट्राइब में हो, चाहे शेड्यूल कास्ट में हो, चाहे अदर बैकवर्ड कास्ट में हो, हर जगह सारे देश भर में आइसोलेशन में लड़ाई लड़ने वाले लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हमारी रणनीति क्या है? नो कॉम्प्रोमाइज। हम किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं इसलिए 6000 जाति को जोड़ने की बात कर रहे हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म आंदोलन की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म आंदोलन की बात कर रहे हैं। कुछ लोग मुझे पूछते हैं, मेश्राम जी थोड़ा सा जल्दी नहीं होगा क्या? तो हमारे लोगों का जो जल्दी होना चाहिए वो जल्दी हो सकता है, मगर दलाली करना पड़ेगा। तो करोगे क्या? जल्दी हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट में हम अपने समाज को तैयार करेंगे नहीं तो दलाली तो करना पड़ेगा। अगर समाज को तैयार करके करना है तो फिर समय तो इट विल टेक इट्स ओन टाइम, तो समय लगेगा। और हमारे लोगों के पास समय नहीं है। हमारे जो लोग हैं, हमारा जो मूल निवासी लोग हैं, उनके पास समय नहीं है। उनको पूछो क्या कर रहे हो, कोई काम धंधा कर रहे हो क्या? बोलते काम धंधा तो नहीं कर रहा हूं, मगर समय मेरे पास नहीं है। कोई काम धंधा नहीं कर रहा है, मगर उसको पूछो कोई समय हो गया? नहीं, समय नहीं है। ऐसे फालतू घूम रहा है, पत्ते खेल रहा है, बोलता समय नहीं है मेश्राम जी, मैं बाद में आऊंगा। अरे क्या कर रहा? नहीं, अभी मैं रमी खेल रहा हूं, अभी मेरे पास समय नहीं है। तो हमारे लोगों के पास समय नहीं है। बहुत लोगों को मालूम नहीं है, जो महान होते हैं उनके पास समय नहीं होता है। क्योंकि महान लोगों का जीवन क्रम कैसे होता है? सवेरे 6 बजे उठेंगे,
6:30 बजे दाढ़ी करेंगे, 7 बजे नाश्ता करेंगे, 7:30 बजे अपॉइंटमेंट फलाने के साथ IAS अधिकारी के पास होगा, फिर होम सेक्रेटरी आएगा, वो ब्रीफ करेगा मुख्यमंत्री को, मंत्री को ब्रीफ करेगा कि प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है। ये जो महान लोग होते हैं उनका जो जीवन क्रम होता है वो ऐसा समय के साथ बंधा होता है। महान लोगों के पास समय नहीं होता है। हमारे लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। अरे हमारे अधिकार खत्म हो रहे हैं फिर भी हमारा आदमी कहता हमारे पास समय नहीं है। हमारे लोगों के पास समय नहीं है, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए समय नहीं है। आइसोलेशन में हमारे लोग लड़ाई लड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज करना होगा। आदिवासियों का आंदोलन विफल हुआ, कारण सेग्रीगेशन, आइसोलेशन। आइसोलेशन में किसी का भी आंदोलन सफल होने वाला नहीं है। इसलिए काम करने वाले जो लोग हैं उनको ध्यान रखना है। अगर वो शेड्यूल कास्ट के हैं, अगर वो शेड्यूल ट्राइब के, अगर वो अदर बैकवर्ड कास्ट के, अगर वो MBC के, एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स के हैं, धर्म परिवर्तित मूल्यवासियों के हैं, तो सारे के सारे लोग ये ध्यान रखें कि जो भी आइसोलेशन में लड़ाई लड़ेगा वो सेग्रीगेट होगा। जो सेग्रीगेट होगा उसकी पिटाई होगी। जब मैं आपको उदाहरण दो, 92 में, 92 के पहले 84 में, 25 जून 84 को इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई स्वर्ण मंदिर पर की। जब सिखों के धर्म मंदिर पर हमला किया तो सिख छोड़कर जितने रिलीजियस लोग थे, मुसलमान हैं, सिख है, मुसलमान हैं, बुद्धिस्ट है, ईसाई है, ये सब लोगों को अपने साथ में रखा। ये लोग क्या कह रहे थे? अरे तो सिखों का है, हमको क्या लेना था, सिखों का है। अभी तो सिखों की पिटाई हो रही है, हमारी थोड़ी है। 84 के बाद 92 आया। 92 में क्या हुआ? 6 दिसंबर 92 को मुसलमान के बाबरी मस्जिद पर हमला हुआ तो सिखों ने सोचा अरे तो मुसलमान का है, हमारा थोड़ी है। जब सिखों पर हमला हुआ तो दूसरे लोगों ने कहा हमारा नहीं है। जब मुसलमान पर हमला हुआ तो दूसरों ने कहा अरे तो मुसलमान का, हमारा नहीं है। ईसाइयों के चर्चेस पर हमला हुआ, दूसरे ने कहा ये हमारा नहीं है। बुद्ध मंदिर, बुद्ध गया का आंदोलन हुआ, वहां हमला हुआ, दूसरे लोगों ने कहा ये हमारा नहीं है। इसका मतलब है हमारा दुश्मन क्या करता है? जब एक पर हमला करता है तो दूसरों को अपने साथ रखता है और उसको सेग्रीगेट करता है, सेग्रीगेट करके पिटाई करता है। प्रमाणित करने वाला पूरा उदाहरण आपको दे रहा हूं। ये जो थीसिस बता रहा हूं, ये जो सिद्धांत बता रहा हूं, ये केवल काल्पनिक सिद्धांत नहीं है, उसका आपको सबूत भी बता रहा हूं। ये शेड्यूल कास्ट के लिए अपनाया जाता है, शेड्यूल ट्राइब के लिए अपनाया जाता है, OBC के लिए अपनाया जाता है। दुश्मन की रणनीति है। दुश्मन हमको सेग्रीगेट करना चाहता है और सेग्रीगेट करके पिटाई करना चाहता है। हम क्यों सेग्रीगेट होते हैं, ये समस्या। अगर आप अपनी लड़ाई जीतना चाहते हो, हम लोग अगर लड़ाई जीतना चाहते हैं तो लड़ाई जीतने के लिए ध्यान रखना होगा कि मिलजुल कर लड़ाई लड़ना होगा। अब देखो, 6000 जाति के लोगों को इकट्ठा करो, हर जाति का 100% आदमी इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। हर जाति का 15% आदमी अगर इकट्ठा हो गया तो आपकी लड़ाई सफल हो जाएगी। 85% आदमी अगर इकट्ठा नहीं हुआ, हर जाति का 15% आदमी इकट्ठा हुआ, आपकी लड़ाई सफल हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं ये फार्मूला क्या है। 100 लोग हैं, 10 लोग संगठित है, 90 लोग असंगठित है, 10 लोग 90 लोगों को भारी पड़ते हैं। कैसे? क्योंकि 90 संख्या में 10 से बहुत ज्यादा है, मगर 90 लोगों की 90 राय है। वो 10 लोगों के विरोध में इकट्ठा होने के बारे में सोचेंगे तो तब तक 10 लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं।
सोचने के लिए बैठेंगे तब तक हमला कर देते हैं। 10 लोग संगठित है, 90 लोग असंगठित है, संख्या ज्यादा है, फिर भी वो विफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड है। 10% ऑर्गेनाइज्ड लोग 90% लोगों पर भारी पड़ते हैं। अगर एक जाति के 85 लोग आपके साथ नहीं है, केवल 15 लोग हैं और 15 लोग मकसद से, विचारधारा से, कार्यक्रम से प्रेरित है, संगठित है, 15 लोग प्रेरित संगठित है, वो 85 जो संगठित नहीं है, जरूरी नहीं है उससे आप कामयाब हो जाओगे। जब 15% लोग संगठित होकर काम करेंगे तो बाकी लोग जो संगठित नहीं है वो आपका साथ में आ जाएंगे। ध्यान रखना। इसलिए आइसोलेशन में लड़ोगे तो फेल हो जाओगे। 6000 जाति के 100% लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, 50% को इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, 30% को इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, केवल 15% को इकट्ठा होने की जरूरत है। हर जाति के 15% को इकट्ठा करो, आप कामयाब हो जाओगे, सफल हो जाओगे। इस सेग्रीगेशन से आदिवासियों का आंदोलन विफल हुआ। इसलिए अभी बामसेफ ने क्या डिसाइड किया है, मैं क्या कर रहा हूं, हम लोग क्या कर रहे हैं, बामसेफ के लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग केवल एक काम कर रहे हैं। समाज में लड़ने वाले, झगड़ने वाले, लड़ाई करने वाली हमारे समाज में, सारे देश भर में फोर्सेस है, हम लोग केवल चैनलाइज कर रहे हैं। चैनलाइज करने वाले भी कोई फोर्स नहीं है हमारे समाज में। हमारा कार्यक्रम केवल चैनलाइज करने का है, ये भी ध्यान रखो। हमारा कार्यक्रम चैनलाइज करने का कार्यक्रम है, हम चैनलाइज कर रहे हैं। और चैनलाइज करने का बेहतरीन तरीका है मैग्नेट पैदा करो, अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैग्नेट पैदा करो। मैग्नेटिक फोर्स होता है, जैसे लोहे के टुकड़े होते हैं उसका गुण होता है, और मैग्नेट का भी गुण होता है। मैग्नेट का गुण क्या होता है? वो टुकड़ों को अपनी तरफ खींचता है। खींचा जाना लोहे के टुकड़े का गुण है, खींचना मैग्नेट का गुण है। मैग्नेट टुकड़ों को खींचता है, टुकड़े के बस में नहीं है कि ना खींचा जाए। ध्यान रखना, ये टुकड़े के बस में नहीं है कि नहीं मैं नहीं। अगर नेता नहीं आया तो उसका जो कार्यकर्ता है वो आ जाएगा, उसका फॉलो करने वाला वो आ जाएगा, और जो नेता है वो वेताड़ की तरह लटक जाएगा, ऊपर लटक जाएगा। वो चांदोबा में एक कथा आती है, वेताड़ और विक्रम वाली, वो ऊपर लटक जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स पैदा करो, ये बामसेफ ये चैनलाइज करने का कार्यक्रम है, उसके लिए मैग्नेटिक फोर्स पैदा करना होगा। बामसेफ ने ये मैग्नेटिक फोर्स पैदा किया हुआ है। इसलिए हमारा दुश्मन लोकतांत्रिक तरीके के आधार पर हम कहते विरोध करो, अरे मुद्दे तो हमारे पास है भाई, विरोध के दुश्मनों के पास तो कोई मुद्दे ही नहीं है, मुद्दे तो हमारे पास है। इसलिए वो विरोध नहीं करते, वो षड्यंत्र करते। वो विरोध नहीं करते हमारा, वो षड्यंत्र करते हैं। ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना कि बामसेफ को तोड़फोड़ करने का जो भी कार्यक्रम हो रहा हो, तोड़फोड़ का मतलब है इमीडिएट, ज्यादा दिमाग मत चलाना। तोड़फोड़ षड्यंत्र, ये लिख लेना, गाढ़ बांध लेना। तोड़फोड़ का मतलब है षड्यंत्र। कुछ षड्यंत्र के सबूत मिल जाते हैं, कुछ के मिलते नहीं है, कुछ के कुछ देर बाद मिलते हैं, थोड़ा समय लग जाता है, मगर मिलते जरूर है। तोड़फोड़ का मतलब है षड्यंत्र। हमारे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो बामसेफ की पॉलिसी है, ये समाज में जो लड़ाई लड़ने वाले फोर्सेस है उसको चैनलाइज करने का। मैं क्यों आपको बता रहा हूं, आपको ग्रास रूट पर काम करना है तो ध्यान रखो, और फोर्सेस जो समाज में है उसको चैनलाइज करना है। उसके प्रति पूर्वाग्रही मत रखना, पूर्वाग्रह मत रखना।
उसके प्रति पूर्वाग्रही मत होना। पूर्वाग्रह से हमारी ताकत जो है वो बिखरी हुई रहेगी। उसको अपने साथ लाने की कोशिश करो। अगर वो अपना मकसद, अपना विचार, अपना कार्यक्रम और हमारे इस आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार है, 4 बातें, हमारा मकसद, हमारी विचारधारा, हमारा कार्यक्रम, हमारा नेतृत्व, अगर स्वीकार करने के लिए 4 बातें तैयार है, आने दो। वो जो आज तक करता रहा खत्म हो जाएगा। जो नया आ जाएगा उसके जेहन में, जो नया आ जाएगा वो काम करेगा। पूर्वाग्रह रखने की जरूरत नहीं है। 6000 जाति के लोगों के संगठन हैं, आने दो। उसके प्रति पूर्वाग्रही मत होना। ध्यान रखना, समाज में फोर्सेस है, उसको चैनलाइज करना हमारा काम है। चैनलाइज करने से कम समय लगेगा। ध्यान रखना है भी, चैनलाइज करने से कम समय लगेगा। उसमें कुछ गलत धारणाएं हैं, ट्रेनिंग दो, पुरानी धारणा खत्म हो जाएगी, नई धारणा पैदा हो जाएगी। सारा तरीका बना हुआ है, सारा सिस्टम बना हुआ है, सारा तरीका हमने बना रखा है, बस उसको इंप्लीमेंट करने का काम करो। तो हमारा 6000 जाति का आंदोलन होगा, सफल होगा। इसको चैनलाइज करने का काम हमको करना है। ये सब्जेक्ट केवल आदिवासियों के लिए नहीं रखा, सब्जेक्ट आदिवासियों का है, इतिहास आदिवासियों का है, मगर प्रेरणा सभी जाति के लोगों को लेनी है कि जो भी आइसोलेशन में लड़ाई लड़ेगा उसकी पिटाई होगी। जो आइसोलेशन में लड़ाई लड़ेगा उसकी पिटाई होगी। जो पीटना चाहता है दुश्मन को, मिलजुल कर ही पीट सकता है, ये ध्यान रखना। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी पिटाई करनी है या अपने दुश्मन की पिटाई करनी है। 2 रास्ते अलग अलग है। एक, अपनी पिटाई करनी है तो सेग्रीगेशन को मानो, और दुश्मन की पिटाई करनी है तो आपको मिलजुल कर लड़ाई लड़नी होगी। हमारे लोगों को मैं लड़ाई लड़ने की बात समझा रहा हूं। हमारे लोग रोटी की लड़ाई की लड़ने के लिए साले उधर निकल रहे हैं। हमारे लोगों को भूख बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती है। इसलिए मैं कहते रहता हूं कि ये भोजन समाज के लोग हैं, ये भोजन समाज के लोग, ये भोजन समाज के लोग हैं। कहते इसीलिए कहते रहता हूं। और हमारा दुश्मन ने इस कमजोरी का फायदा उठाया, इस कमजोरी का फायदा उठाया। ध्यान रखो, कोई बात नहीं है, 2-4 अधिवेशनों में आ जाएगा तो वो भी पक जाएगा। पकाने का भी मामला है साला। कोई कच्ची ईंट दीवार को नहीं लगाई जाती है, पकानी पड़ती है। ये नई ईंट लग रही है। जो तालियां बजा रहे वो भी कभी ऐसी लाइन में थे। ओ मैं जानता हूं भाई, ओ मैं जानता हूं। चलो, आप लोगों और उन लोगों के बीच में ज्यादा फासला रखना ठीक नहीं होगा। धन्यवाद।